Hi friends, welcome to your channel तमाल IT टिप्स एंड टॉपिक्स। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है SAP MM क्वेश्चन आंसर 2025। SAP MM का मतलब आप लोग जानते हो, SAP मटेरियल मैनेजमेंट। SAP मटेरियल मैनेजमेंट एक फंक्शनल मॉड्यूल होता है SAP का। जैसे मैंने पहले भी बताया था, SAP का बहुत सारे फंक्शनल मॉड्यूल है, बहुत सारे टेक्निकल मॉड्यूल है। तो SAP मटेरियल मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलता है SAP MM, वो एक SAP का फंक्शनल मॉड्यूल है। तो ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो जो SAP MM लेके पढ़ रहा है, जो SAP MM लेके प्रैक्टिस कर रहा है, SAP MM के बारे में सीख रहा है, और जिन्होंने अभी अभी जस्ट SAP MM का ऊपर करियर स्टार्ट किया है और एज ए SAP MM एंड यूजर कोई ना कोई कंपनी में काम कर रहा है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इंटरव्यूअर आपको इसका ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप यही आंसर देना। तो मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज SAP MM एंड व्हाट आर इट्स की कंपोनेंट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो SAP MM क्या है एंड उसका जो की कंपोनेंट है, की फीचर्स है, वो क्या है। तो आप क्या आंसर दोगे? आपका आंसर होगा SAP MM is a module of SAP ERP used for managing procurement and inventory functions in an organization। तो SAP MM है आपका मैनेजिंग, क्या मैनेज करता है? प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंटरी। ये एक फंक्शनल मॉड्यूल है SAP ERP का। ये मैनेज करता है प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंटरी फंक्शन। इट हेल्प्स बिजनेस efficiently track material and resources from purchase to inventory management। ये एंड टू एंड ट्रैक करने में आपका मटेरियल जैसे आपने परचेज किया और आपका जो मटेरियल इन्वेंटरी तक जाता है जो प्रोडक्शन के लिए, उतना तक पूरा एंड टू एंड मैनेज करता है SAP MM मॉड्यूल। द की कंपोनेंट ऑफ द SAP MM इंक्लूड्स। मैं आपको बताना चाहता हूं, SAP जो MM मॉड्यूल है, आप लोग जैसे परचेज करने के लिए जब को PR देते हो, मतलब परचेज रिक्विजिशन भेजते हो, उसके पहले जो इंक्वायरी करते हो वेंडर के लिए, जो कौन सा वेंडर का पास ये मटेरियल अवेलेबल होगा, कितना वेंडर है, वेंडर का लगभग रेट क्या होना चाहिए, ये जो इंक्वायरी से लेके आप जब मटेरियल आपका पास इंक्वायरी में आपने डाल दिया जो मेरे को इतना मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, कौन सा वेंडर हमको दे पाएगा, उसी का ऊपर क्या होगा, आपका जो डिपार्टमेंट है जिसको सपोज कुछ मटेरियल लगेगा, वो परचेज रिक्विजिशन रेस करेगा। परचेज रिक्विजिशन जब रेस करेगा, परचेज रिक्विजिशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट आएगा आपका डिपार्टमेंट हेड का पास। वो डिपार्टमेंट हेड परचेज रिक्विजिशन देख के बोल देगा, नहीं जी ठीक है, हाँ इसका रिक्वायरमेंट है, तो इसको परचेज ऑर्डर के लिए भेजो। जैसे ही परचेज रिक्विजिशन चला जाएगा वेंडर का पास, तो वेंडर से रेट आएगा परचेज ऑर्डर के लिए, तो वेंडर से रेट आएगा। वो रेट का ऊपर कॉमर्शियल डिसाइड करके परचेज ऑर्डर बनेगा। परचेज ऑर्डर प्लेस होने का बाद वेंडर आपको माल भेजेगा, तो वो माल आपने गुड्स रिसीव करोगे, आपका स्टॉक में आएगा। गुड्स रिसीव करने के बाद वो मटेरियल आपका क्वालिटी में चला जाएगा, क्वालिटी में जाके टेस्टिंग होगा, फिर टेस्टिंग होने के बाद वो क्वालिटी से रिटर्न करके आपको अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में आएगा। फिर जब प्रोडक्शन को लगेगा हमको मटेरियल चाहिए, तब प्रोडक्शन आपका जो डिपार्टमेंट है, जो आपका डिस्पैच डिपार्टमेंट है और जो आपका मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उनको बोलेगा
जी मेरे को इतना माल प्रोडक्शन के लिए दीजिए, ये मेरा रॉ मटेरियल लगेगा कोई फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तब क्या करता है, तब आपका जो मटेरियल मास्टर जो मटेरियल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्शन वाले को वो माल भेजेगा। तो प्रोडक्शन वालों को इन्वेंटरी मैनेजमेंट माल भेजने तक ये एंड टू एंड जो एक्टिविटी है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में चीज को बोला, तो ये एक्टिविटी एक एसएपी एमएम का है। मैंने आपको एक आउटलाइन दे दिया जो एसएपी एमएम का टोटल ओवरव्यू क्या होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि की कंपोनेंट क्या है एसएपी एमएम का। नंबर 1 परचेसिंग। परचेसिंग एक की कंपोनेंट, मैंने आपको बोला परचेज रिक्विजिशन होगा। परचेज रिक्विजिशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें रेट नहीं रहता, इसमें सिर्फ क्वांटिटी रहता है, जो कितना क्वांटिटी का आपका रिक्वायरमेंट होगा। परचेज रिक्विजिशन के ऊपर डिपेंड करके वेंडर से रेट लेके परचेज ऑर्डर बनता है। तो एक हो गया आपका परचेसिंग, मैनेजिंग परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। नंबर 1 कंपोनेंट हुआ। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मैनेजिंग गुड्स रिसिप्ट, गुड्स इशू एंड स्टॉक लेवल। मैंने क्या बोला, इन्वेंटरी में क्या होता है, 3 चीज होता है। एक, आप इन्वेंटरी को ऐड किया, मतलब गुड्स को रिसीव किया, आपके इन्वेंटरी बढ़ गया। दूसरा क्या हो सकता है, इन्वेंटरी से गुड्स माइनस किया, मतलब गुड्स आपने इशू किया इन्वेंटरी से, इन्वेंटरी से गुड्स इशू कर दिया, प्रोडक्शन को दे दिया माल बनाने के लिए, तो वहां गुड्स इशू हो गया। और क्या हो सकता है, आपका गुड्स आपका स्टॉक में है, आपका स्टॉक लेवल क्या होता है। गुड्स जब रिसीव होता है तब स्टॉक लेवल प्लस हो जाता है, गुड्स जब इशू होता है तब गुड्स स्टॉक लेवल आपका माइनस होता है। थर्ड क्या होता है, मटेरियल मास्टर डेटा। सेंट्रल डेटा फॉर मटेरियल्स इंक्लूड डिटेल ऑन प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मटेरियल मास्टर का यही चीज है, सेंट्रल डेटा ऑफ मटेरियल, जिसमें क्या इंक्लूड रहता है, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेंडर मास्टर डेटा। वेंडर मास्टर डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन वेंडर फ्रॉम हुम मटेरियल आर प्रोक्योर्ड। वेंडर का इंफॉर्मेशन रहता है कि किससे आप माल ले रहे हो। वेंडर का नाम रहता है उसमें, वेंडर का एड्रेस रहता है उसमें, वेंडर का जीएसटी नंबर रहते हैं उसमें, वेंडर का पैन नंबर रहते हैं उसमें, लोकेशन रहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग रहता है उसमें। इनवॉइस वेरिफिकेशन क्या होता है, ensuring invoices match the purchase order and goods received। इनवॉइस वेरिफिकेशन क्या, आपका परचेज ऑर्डर में जो क्वांटिटी मेंशन्ड है वही क्वांटिटी आपने रिसीव किया कि नहीं किया। सपोज आपने आपका परचेज ऑर्डर में 1000 पीसेस का कुछ ऑर्डर दिए हो और आपने रिसीव किया 800 पीसेस, तो इनवॉइस वेरिफिकेशन में आपका परचेज ऑर्डर एंड गुड्स रिसीव्ड दोनों मैच होना चाहिए। वो वाला चीज अगर मैच नहीं होता है तो आपको शॉर्टफॉल हुआ है, मतलब जितना ऑर्डर आपने किए थे उतना ऑर्डर आपको मिला नहीं, और अगर ज्यादा भेज दिया तो ज्यादा मिला आपको। तो इनवॉइस वेरिफिकेशन में मैच होता है परचेज ऑर्डर एंड गुड्स रिसीव्ड का। प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग। प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग क्या होता है, सिलेक्टिंग वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा। प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग आपको वेंडर सिलेक्शन करना, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, अगर कोई किसी का साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को फिर रिन्यू करना, जो दीज आर द थिंग्स आर अंडर प्रोक्योरमेंट एंड रिसोर्सिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसएपी एमएम, मैंने क्लियरली डिस्क्राइब किया। एंड व्हाट आर द की कंपोनेंट्स। की कंपोनेंट्स में परचेसिंग आता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट आता है, मटेरियल मास्टर डेटा आता है, वेंडर मास्टर डेटा आता है, इनवॉइस वेरिफिकेशन आता है, प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग आते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैन यू एक्सप्लेन द परचेज ऑर्डर प्रोसेस इन एसएपी एमएम। परचेज ऑर्डर का प्रोसेस क्या होता है वो एक्सप्लेन करो। इंटरव्यूअर देखना चाहता है जो कैंडिडेट बिजनेस प्रोसेस जानता है कि नहीं। बिजनेस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एसएपी एमएम सीखा, बहुत सारे टी कोड सीखा, लेकिन आपको बिजनेस प्रोसेस ही पता नहीं है
कि कहाँ से शुरू होगा कहाँ जाके खत्म होगा, तो आप टी कोड लेके क्या करोगे, क्या टी कोड आप डालोगे सिस्टम में। तो बिजनेस प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आंसर क्या है, द परचेस ऑर्डर प्रोसेस इन SAP MM typically involves the following step। नंबर 1 क्या, क्रिएट परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन पहले बनाना है। ए रिक्वेस्ट इज मेड फॉर मटेरियल एंड सर्विसेज। नंबर 2, सोर्स ऑफ सप्लाई। द सिस्टम आइडेंटिफाइज सप्लायर्स बेस्ड ऑन द रिक्विजिशन एंड वेंडर डेटा। सिस्टम को अभी देखना है जो मेरा कौन कौन सप्लायर से जो ये मेरा नंबर ऑफ क्वांटिटी हमको दे पाएगा, का वेंडर मेरा रिलायबल है, ऑन टाइम दे पाता है, वेंडर का कोड हमेशा एक जस्टिफाइड कोड रहता है। तो सोर्स ऑफ सप्लाई, पहले आपका परचेज रिक्विजिशन क्रिएट हो गया, उसके बाद आपका सोर्स ऑफ सप्लाई क्रिएट हुआ। थर्ड क्या होता है, क्रिएट परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर अभी बना है। APO is created referencing the requisition and vendor information. The PO is sent to the supplier. PO क्या होता है, PO होता है एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट जिसमें क्वांटिटी का साथ साथ रेट मतलब कॉमर्शियल मेंशन रहता है, और ये एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। PO से पहले आप PR में आपको रेट नहीं रहता है, सिर्फ क्वांटिटी रहते हैं। सॉरी, गुड्स रिसिप्ट। PO होने के बाद व्हेन द सप्लायर डिलीवर्स द मटेरियल ए गुड्स रिसिप्ट इज रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। तो जैसे ही PO हो गया, सप्लायर ने डिलीवर कर दिया मटेरियल, आपने मटेरियल को रिसीव कर लिया, आपका स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक में जाके आपका जो स्टॉक पहले 5 ठो था अभी आया 1000, तो 1005 हो गया। इनवॉइस वेरिफिकेशन, मैंने पहले बोला इनवॉइस वेरिफिकेशन क्या है, द सप्लायर सेंड द इनवॉइस व्हिच इज वेरीफाइड अगेंस्ट PO एंड गुड्स रिसीव्ड। उसके बाद आता है पेमेंट। वंस द इनवॉइस इज कंफर्म्ड, पेमेंट इज प्रोसेस्ड। तो आपका जो परचेस ऑर्डर का जो प्रोसेस है लगभग 5 से 6 स्टेप होता है। जैसे मैंने मेंशन किया, पहले आपको परचेज रिक्विजिशन बनाना है, उसके बाद सोर्स ऑफ सप्लाई करना है, उसके बाद क्रिएट परचेज ऑर्डर करना है, उसके बाद गुड्स रिसीव्ड करना है, उसके बाद इनवॉइस वेरिफिकेशन होता है, देन पेमेंट होता है। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया पूरा। थर्ड में बोल रहा है व्हाट इज ए मटेरियल मास्टर इन SAP MM। पहले ही मैंने बोल देता हूं, मटेरियल मास्टर इज ए मास्टर डेटा, जहां आपका मटेरियल का डिटेल्स रहता है। मैंने मेरा जस्ट आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोल रहा था आपको, मटेरियल मास्टर में मटेरियल रिगार्डिंग पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। अभी आंसर में क्या आपको बोलना है, ए मटेरियल मास्टर in SAP MM is a central repository of data related to materials used within an organization। तो मटेरियल मास्टर एक्चुअली ए रिपोजिटरी है जहां आपका मटेरियल का डिटेल्स रहता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ए मटेरियल स्पेसिफिकेशन, परचेज डेटा, इन्वेंटरी डेटा, अकाउंटिंग डेटा एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट डेटा। It essential for the procurement, storage and distribution of materials in SAP। So material master is a kind of repository where all information about that particular materials are stored। ठीक है, तो मटेरियल मास्टर हो गया। क्या मटेरियल मास्टर आपको समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर एंड ए परचेस ऑर्डर। क्या डिफरेंस है STO और PO का अंदर, क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है।
जे आपका एसटीओ जो स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर एंड आपका जो पीओ, इसका अंदर डिफरेंस क्या। स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर पहले समझाता हूं आपको। स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर क्या है। इट इज यूज टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट विद इन द सेम कंपनी, सेम ऑर्गेनाइजेशन और सेम कंपनी कोड। आपका कंपनी का 10 ठो लोकेशन में फैक्ट्रीज और प्लांट है। एक प्लांट से अपने दूसरे प्लांट में अपने मटेरियल भेजा। सपोज कोई दूसरा प्लांट में रॉ मटेरियल, कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल नहीं है, वहां कुछ फिनिश गुड्स बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल लगेगा, लेकिन सेम रॉ मटेरियल आपका और एक प्लांट में बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो वहां से आपको स्टॉक ट्रांसफर का थ्रू वहां का स्टॉक से आपको यहाँ का स्टॉक में लेना है, तो वहां का स्टॉक आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ का स्टॉक आपका प्लस हो जाएगा। तो ये विद इन द स्टेट हो सकता है और आपको इंटर स्टेट भी हो सकता है, लेकिन विद इन ए सेम ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ए सेम कंपनी कोड होना है। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का अंदर एक प्लांट से लिया, दूसरा प्लांट में दे दिया। परचेज ऑर्डर क्या होता है। परचेज ऑर्डर ए पीओ इज यूज्ड टू बाय मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल वेंडर्स विथ द सप्लायर डिलीवरिंग द गुड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्डर क्या होता है, जब हम लोग एक्सटर्नल वेंडर से कुछ खरीदते हैं। स्टॉक ट्रांसफर हम लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेम कंपनी में, एक प्लांट से दूसरा प्लांट में हम हमारा स्टॉक को ट्रांसफर किया, एक प्लांट से दूसरा प्लांट में, उसको बोलता है एसटीओ। अभी एसटीओ दो टाइप का होता है, एक इंटर स्टेट, एक इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, और एक इंटर स्टेट, एक स्टेट दूसरा स्टेट पे भेजा। सपोज वेस्ट बंगाल से जा रहा है बिहार, एक हो गया, वो होता है इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है। और एक होता है कि इंट्रा स्टेट, वेस्ट बंगाल में ही दो प्लांट है, वेस्ट बंगाल का प्लांट ए से वेस्ट बंगाल में और एक प्लांट है, प्लांट बी, उसमें स्टॉक किया, उसको बोलता है एसटीओ। तो एक होता है एसटीओ जो इंट्रा स्टेट, और एक होता है एसटीआई जो इंटर स्टेट। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, जो एसटीओ एंड परचेज ऑर्डर का बीच में डिफरेंस क्या। अच्छा, एसटीओ में आपका ही कंपनी से मटेरियल ले रहे हो, तो उसमें कोई एक्सटर्नल वेंडर्स इन्वॉल्व नहीं है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। परचेज ऑर्डर में क्या होता है, आप एक्सटर्नल वेंडर से ले रहे हो, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बाहर से पैसा देके माल खरीद रहे हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द गुड्स रिसिप्ट इन एसएपी एमएम। एसएपी एमएम में गुड्स रिसिप्ट क्या है। गुड्स रिसिप्ट is the process of receiving goods or materials from a supplier into the warehouse। जब हम लोग मटेरियल रिसीव करते हैं कोई वेंडर से, उसको बोलता है गुड्स रिसिप्ट। द जीआर मीन्स गुड रिसीव प्रोसेस इन्वॉल्व वेरीफाइंग द डिलीवरी क्वांटिटी एंड अपडेटिंग द इन्वेंटरी सिस्टम। उसमें आपका कितना क्वांटिटी आपने रिसीव किया उसको वेरीफाई करना है, और उसको आपका जो एग्जिस्टिंग स्टॉक लेवल है उसमें ऐड करना है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड सर्व्स एज द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग द इनवॉइस एंड मेकिंग पेमेंट। इट कैन ऑल्सो ट्रिगर स्टॉक अपडेट इन द सिस्टम। तो समझ में आ गया जो गुड्स रिसिप्ट क्या है। गुड्स रिसिप्ट मतलब आपने गुड्स रिसीव किया सप्लायर से, आपका जो एग्जिस्टिंग गुड्स का स्टॉक था वो गुड्स का स्टॉक बढ़ गया। गुड्स जब जीआर होता है तब आपका डिलीवरी क्वांटिटी को वेरीफाई करना पड़ता है एवं स्टॉक में जाके वो ऐड हो जाता है। गुड्स रिसिप्ट में जो आपका रिसीविंग क्वांटिटी है उसको मैच करना है आपका परचेस ऑर्डर का रिक्वीजिंग क्वांटिटी का साथ। गुड्स रिसीव में जितना क्वांटिटी आपको मिलेगा उतना ही क्वांटिटी का पेमेंट आपको आपका सप्लायर को करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला परचेस ऑर्डर में सपोज 1000
पीसेस का कुछ माल आ रहा है और कुछ माल का ऑर्डर किए आपने, लेकिन आपको मिला 800 पीसेस, 200 पीसेस कम मिला, तो आपने पेमेंट करोगे 800 पीसेस का ही, 1000 का पेमेंट नहीं करोगे, क्योंकि 200 पीस तो आपको मिला ही नहीं, आप क्यों पेमेंट करोगे उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए परचेज रिक्विजिशन एंड ए परचेज ऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर इंटरव्यू में पूछता है कि परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर के बीच में डिफरेंस क्या है। परचेज रिक्विजिशन इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया आपको पहले का क्वेश्चंस में। इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट यूज टू रिक्वेस्ट मटेरियल और सर्विसेज। ये इंटरनल डिपार्टमेंट होता है, कोई डिपार्टमेंट का कुछ रिक्वायरमेंट है, वो उस डिपार्टमेंट को एचओडी को भेजता है जो मेरे को ये माल चाहिए, और उसको परचेस टीम को भेजता है जो मेरे को इतना माल चाहिए। इट डज नॉट इन्वॉल्व ए कमिटमेंट टू द सप्लायर, सप्लायर का साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट इंस्टेड अलर्ट द परचेसिंग डिपार्टमेंट अबाउट द नीड। परचेसिंग डिपार्टमेंट का पास जाता है जो मेरा इस चीज का इतना नीड है। अभी परचेसिंग डिपार्टमेंट सप्लायर ढूंढेगा, उसका रेट देखेगा, डिसाइड करेगा, देन उसके बाद परचेस ऑर्डर बनता है। इट इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड टू ए सप्लायर टू प्रोक्योर मटेरियल्स और सर्विसेज। इट लीगली बाइंड्स बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स। मैंने जैसे बोला, परचेज ऑर्डर में एक काइंड ऑफ कमिटमेंट, इट्स काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। उसमें आपका कमर्शियल भी रहता है, क्वांटिटी का साथ साथ रेट भी रहता है, लेकिन परचेज रिक्विजिशन में कोई कमर्शियल नहीं रहता है, ओनली क्वांटिटी रहता है, कोई उसमें रेट नहीं रहता है मटेरियल का। चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर का बीच में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट टाइप इन एसएपी एमएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एसएपी एमएम में मूवमेंट टाइप का ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो आपका मटेरियल आपने रिसीव किया ना, मटेरियल आपने रिटर्न किया, आपने मटेरियल को कंजम्पशन के लिए यूज किया ना, कंजम्पशन में आप मटेरियल लिया, ये आपका पूरा मूवमेंट टाइप का ऊपर डिपेंड करता है। तो मूवमेंट टाइप क्या है? मूवमेंट टाइप और कोड्स, मूवमेंट टाइप कुछ कोड होता है used in SAP to represent different type of material movement in the system। मैंने जैसे बोला, मूवमेंट टाइप कोड होता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ material movement in the system, such as stock transfer, goods received, goods issued, and stock adjustment. These are all defined by movement type। मूवमेंट टाइप देख के आपको पता चल जाएगा ये क्या मैंने गुड्स रिसीव किया था, गुड्स ट्रांसफर किया था, गुड्स इशू किया था, ना स्टॉक एडजस्टमेंट किया। ईच मूवमेंट टाइप हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड इफेक्ट द इन्वेंटरी एंड अकाउंटिंग एंट्रीज डिफरेंटली। हर मूवमेंट टाइप का अलग अलग फंक्शन है, उसका अकाउंटिंग टाइप अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट टाइप 101 रिप्रेजेंट गुड्स रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। 101 क्या है? गुड्स आपने रिसीव किया अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने गुड्स रिसीव किया। आपने किसी को परचेज ऑर्डर दिया था, सप्लायर आपको माल भेजा, तो उसी का अगेंस्ट पे आपने जो गुड्स रिसीव किया उसका मूवमेंट टाइप है 101। व्हाइल मूवमेंट टाइप 201 रिप्रेजेंट गुड्स इशूड फॉर कंजम्पशन। 201 क्या करता है? गुड्स ने आपने इशू किया, किसको किया? कंजम्पशन के लिए इशू किया, यूज करने के लिए यूज किया, प्रोडक्शन को इशू किया, जे भाई तुमने फिनिश गुड्स बनाओ, ये मेरा रॉ मटेरियल मैं तुमको इशू कर रहा हूं, तो उसका मूवमेंट टाइप है 201। तो समझ गया मूवमेंट टाइप क्या है। नेक्स्ट, What are the different type of procurement in SAP MM? SAP MM में जो procurement होता है वो कितना टाइप का procurement होता है? मैं आपको बोल दूं, मेनली 4 टाइप का procurement होता है। नंबर 1, एक्सटर्नल procurement। एक्सटर्नल procurement क्या होता है? This involves purchasing material from external vendor or supplier।
एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट मतलब जैसे हमने पीओ दे के बाहर से माल खरीदा, सप्लायर से, एक्सटर्नल सप्लायर से और वेंडर से आपने माल खरीदा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट। इंटरनल प्रोक्योरमेंट करते क्या होता है? दिस रेफर टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट विद इन ए सेम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एसटीओ और एसटीआई बोलते हैं। एक मटेरियल एक प्लांट से दूसरा प्लांट में आपने मटेरियल ट्रांसफर किया एज पर द रिक्वायरमेंट विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द सेम कंपनी कोड, उसको बोलता है इंटरनल प्रोक्योरमेंट। थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट क्या है? इन दिस केस वेंडर शिप्स मटेरियल डायरेक्टली टू द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। सपोज आपका वेंडर से माल लेके आप अपना कस्टमर को माल बेचोगे। थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट क्या होता है? वेंडर डायरेक्टली आपका कस्टमर को माल भेज दिया ऑन बिहाफ ऑफ यू, इसको बोलता है थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट। मतलब एक होता है वेंडर, एक है आपका कंपनी, दूसरा है आपका कस्टमर। क्या होना चाहिए? वेंडर आपको भेजेगा, आप आपका कस्टमर को बेचोगे। ऐसा ना करके वेंडर डायरेक्टली आपका कस्टमर को भेज दिया ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपका ही इंफॉर्मेशन का साथ, आपका ही डिटेल का साथ वेंडर ने डायरेक्टली आपका कस्टमर को दे दिया, इसको बोलता है थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू ए वेंडर हु विल प्रोसेस द मटेरियल एंड रिटर्न द फिनिश गुड्स। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है? जिसको बोलते हैं जॉब वर्क। आपने किसी को कोई लाइक वेंडर को कोई काम करने के लिए रॉ मटेरियल दिया, वो रॉ मटेरियल में काम करके वो आपको उसका फिनिश गुड्स बना के आपको दे दिया, इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग और जॉब वर्क। आपने कोई बाहर वेंडर को कोई काम दिया, जे मेरा इतना सारे रॉ मटेरियल है, इसको बना के फिनिश गुड्स करके दो। अभी मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है शायद कोई दूसरा काम पे बिजी है, मेरे को कस्टमर को देना है फिनिश गुड्स, तो आप ये रॉ मटेरियल लेके फिनिश गुड्स बना के हमको दो, मैं आपका फिनिश गुड्स मेरा कस्टमर को बेच दूंगा। तो ये होता है आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग और इसको बोलता है जॉब वर्क। वेंडर को दिया, वेंडर आपका रॉ मटेरियल लिया, उसको फिनिश गुड्स बना के आपको दिया, आप उस चीज को आपका कस्टमर को बेच दिया। क्यों? क्योंकि आइदर आपका पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नहीं, और आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिजी है टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम इन एसएपी एमएम? क्या होता है स्टॉक आइटम और नॉन स्टॉक आइटम का डिफरेंस क्या है? स्टॉक आइटम, these are material that are typically stored in inventory and can be used for production or consumption later. They are tracked in the inventory management system. तो जो मटेरियल आपका पास है, जो आपने रखे हो आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए यूज करोगे बाद में, तो वो आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपका है, ट्रैक्ट होता है। नॉन स्टॉक आइटम क्या है? These are materials that are non-stored in inventory and are directly consumed upon receipt. They are typically used for specific services or one-time requirement. मतलब आपका जब रिक्वायरमेंट है, आपका कंजम्पशन टीम का रिक्वायरमेंट है, तो आपका स्टॉक से वो नहीं जा रहा है, वो डायरेक्टली जब आपका मटेरियल आपका स्टॉक में आया ही नहीं, डायरेक्टली सप्लायर क्या किया, उनको डायरेक्टली भेज दिया आपका कंजम्पशन टीम को, डायरेक्टली कंजम्पशन टीम उसके रिसीव कर लिया, आपका स्टॉक से नहीं लिया, डायरेक्टली ले लिया। इसको बोलते हैं नॉन स्टॉक आइटम। आपका स्टॉक से इशू नहीं हुआ है और डायरेक्टली वेंडर इशू किया है। नेक्स्ट, तो स्टॉक एंड नॉन स्टॉक, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया क्या है स्टॉक आइटम, क्या है नॉन स्टॉक आइटम। देन व्हाट इज एन इनवॉइस वेरिफिकेशन इन SAP MM? मैंने इनवॉइस वेरिफिकेशन पहले ही बोला, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने डिस्क्राइब की इनवॉइस वेरिफिकेशन क्या होता है। इनवॉइस वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड reconciling the supplier's invoice with the corresponding purchase order and goods received in SAP MM. It ensures that
the goods received and invoiced quantities match with the original order and delivery. This process helps in preventing overpayments or underpayment to the suppliers. आपने परचेज ऑर्डर दिया, परचेज ऑर्डर का हिसाब से आपने गुड्स रिसीव किया, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि परचेज ऑर्डर में जो क्वांटिटी है सेम क्वांटिटी आपने रिसीव किया कि नहीं किया. इसको बोलता है इनवॉइस वेरिफिकेशन. मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज परचेज ऑर्डर में आपने 1000 पेन्स का ऑर्डर दिया और 1000 कुछ भी मटेरियल का ऑर्डर दिया, लेकिन आपने रिसीव किया 800 पेन्स और 800 मटेरियल्स. तो ये आपको इनवॉइस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीआर जितना हुआ, गुड्स रिसीव जितना हुआ, उसी के ऊपर डिपेंड करके आपको सप्लायर को पेमेंट करना है. तो व्हाट इज एन इनवॉइस वेरिफिकेशन? आई थिंक इट इज क्लियर. नेक्स्ट, हाउ डू यू मैनेज इन्वेंटरी इन SAP MM? SAP MM इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या है? Inventory management in SAP MM involves tracking materials from receipt to consumption. Tracking material from receipt to consumption. Some of the key functionalities includes, जैसे आपने गुड्स रिसीव किया, गुड्स इशू किया, स्टॉक ट्रांसफर किया, फिजिकल इन्वेंटरी किया एंड बैच मैनेजमेंट किया. आपका मैनेज इन्वेंटरी मतलब आपने गुड्स रिसीव किया, रिकॉर्डिंग द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल इनटू द इन्वेंटरी. आपकी इन्वेंटरी बढ़ गया, आपने गुड्स रिसीव किया, आपने इन्वेंटरी में ऐड कर लिया. गुड्स इशू किया, ट्रैकिंग व्हेन मटेरियल आर इशूड फ्रॉम इन्वेंटरी फॉर प्रोक्योरमेंट एंड कंजम्पशन. गुड्स आपका माइनस हो गया, इन्वेंटरी आपका घट गया, कम हो गया, क्योंकि आपने कंजम्पशन को और प्रोडक्शन को इशू कर दिया. स्टॉक ट्रांसफर किया, मूविंग स्टॉक बिटवीन वन लोकेशन और वन प्लांट टू अदर प्लांट. तो एक प्लांट में स्टॉक माइनस हुआ, दूसरे प्लांट में जाके स्टॉक प्लस हो गया. फिजिकल इन्वेंटरी, कंडक्टिंग पीरियोडिक स्टॉक टेक्स टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंटरी. फिजिकल इन्वेंटरी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, स्टॉक देख के स्टॉक वेरीफाई करना पड़ेगा कि स्टॉक लेवल मेरा कितना है, कितना एडिशन हुआ, कितना डिलीशन हुआ, मतलब सब्सट्रैक्ट हुआ, कितना आया, कितना गया, अभी कितना है, वो फिजिकली जाके वेरीफाई करना जी इतना स्टॉक मेरे पास है कि नहीं है. कभी कभी होता है कि सिस्टम में एक डेटा शो कर रहा है और फिजिकल जाके देख रहा हो दूसरा डेटा है, तो उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा. एक सर्टेन इंटरवल में ये एक्टिविटीज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बैच मैनेजमेंट, मैनेजिंग मटेरियल बाय बैच नंबर फॉर क्वालिटी कंट्रोल पर्पस. मैनेजिंग मटेरियल बाय बैच नंबर फॉर क्वालिटी कंट्रोल पर्पस. बैच मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर मटेरियल जब इन आउट होता है उसमें बैच नंबर मेंशन रहता है. वो बैच नंबर देख के आपको पता चलेगा ये कौन सा मटेरियल कब आया, कौन सा मटेरियल कब गया, अभी कौन सा मटेरियल अभी स्टॉक में पड़ा है. तो ये हो गया आपका मैनेज इन्वेंटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूड स्टॉक एंड ए नॉन वैल्यूड स्टॉक? वैल्यूड स्टॉक एंड नॉन वैल्यूड स्टॉक क्या है? वैल्यूड स्टॉक क्या है? द स्टॉक वैल्यू इज ट्रैक्ड इन द सिस्टम, मीनिंग द मटेरियल हैज ए monetary value attached to it. It affects financial accounting. आपका जो पास स्टॉक है वो स्टॉक का एक मॉनेटरी वैल्यू है. अगर वो स्टॉक माइनस होता है तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसका इफेक्ट आएगा. स्टॉक का वैल्यू है, मेनली मीनिंग है स्टॉक का वैल्यू है. और नॉन वैल्यूड स्टॉक क्या है? आपका पास जो स्टॉक है उसका मॉनेटरी कोई वैल्यू ही नहीं है. Typically, this stock is not included in the financial accounting, but it is used for internal inventory management. आपका पास जो स्टॉक है उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन आपका इन्वेंटरी में वो पड़ा है, उसको अगर इशू करना है तो इन्वेंटरी से माइनस होगा, उसको अगर जो भी करना है वो इन्वेंटरी का आपका स्टॉक का प्लस माइनस होगा. मॉनेटरी कोई वैल्यू नहीं है. सपोज इन्वेंटरी में पड़ा है, उसको इन्वेंटरी से यूज करना है, इन्वेंटरी से जो कुछ भी करना है, लेकिन वो स्टॉक जाने से भी कोई फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं आएगा. वैल्यूड स्टॉक अगर माइनस होता है फाइनेंशियल इफेक्ट होगा, क्योंकि वो स्टॉक का फाइनेंशियल वैल्यू है. नॉन वैल्यूड स्टॉक का कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है,
लेकिन आपका स्टॉक में है, अगर स्टॉक से माइनस होता है तो स्टॉक आपका घटेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर था जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। दिस क्वेश्चन आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी SAP MM रिलेटेड इंटरव्यू इन 2025। ये क्वेश्चन आंसर पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SAP MM का फंडामेंटल आप अगर इसको अच्छे तरह से पढ़ोगे समझोगे तो कोई भी SAP मटेरियल मैनेजमेंट रिलेटेड इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो। तो मैं आगे भी बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपका पास कोई चीज़ का डाउट है मटेरियल मैनेजमेंट का ऊपर और SAP का कोई भी फंक्शनल कोई भी टेक्निकल चीज़ के ऊपर, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बना के आप लोगों को बताने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप भी शेयर करो बहुत सारे लोगों का साथ, तो एक अच्छा इकोसिस्टम बने। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर द डे।